नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। कहानी का नाम है कौन थी वह। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कोताही मत बरतो। हमारी कहानी है कौन थी वह। बहुत अच्छी कहानी है। भादों का महीना, काली अंधियारी रात थी। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। रमेशर काका अपने घर से दूर गोठे पर मड़ई में लेटे हुए थे। रमेशर काका का गोठा गांव से थोड़ा दूर एक तालाब के किनारे था। गड्डी बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उगाते थे कि डरावनी लगती थी। इसी गड्डी के किनारे आम के लगभग 5 से 7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाए गोटी या सिक्का कबड्डी खेला करते थे। और गांव या मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने आता था, आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले रहा था। आम के पेड़ों की डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज़ इस भयंकर रात में रमेशर काका की मड़ई में बंदी भैंस को भी डरा रही थी। और भैंस डरी सहमी हुई रमेशर काका की बंस खटिया से चिप कर खड़ी हो गई। रमेशर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुए सिरोही हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेशर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेशर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेशर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे मवेशियों को चारा आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भग जाते हैं, पर थोड़ा सा घास फूक रखकर मुंह से फूंक मारने लगे। रमेशर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश में अचानक रमेशर काका की नज़र उनकी बस खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बस खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश। रमेशर काका डरने वालों में से नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उन्हें आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुलाव रखकर पूरा प्रकाश कर दिया। अब इस पुलाव के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी और रमेशर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेशर काका ने दूल्हे के पास बैठे बैठे जोर की हाँक लगाकर पूछा, कौन है वहाँ। पर उधर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वे सुन रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन में कुछ बुदबुदवाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर बढ़ रहे थे और न मड़ई के बाहर की। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेशर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने सोच लिया था डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेशर काका अब तन कर खड़े हो गए थे और उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठियों को अपने हाथ में ले लिया और फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? कदापि नहीं। और इतना कहते रमेशर काका ने हा हा करने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रमेशर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेशर काका का वह रूप देखकर महिला और उग्र हो गई और अपने जगह खड़ी होकर तड़पती हुई, तू डरता नहीं? बताती हूँ मैं तुझे। रमेशर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला।
ऑर्डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा, जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेश्वर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चलाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बीता इस मड़ई में, ये मेरा घर है, मेरा, मैं बरसों से ये रहते आ रही हूँ, पर पहले तो कभी किसी ने नहीं भगाया, यहाँ तक कि भैया ने भी नहीं। अब पता नहीं क्यों रमेश्वर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसके वे जानते हैं, उनकी आवाज़ पहचानते हैं। रमेश्वर काका पर अब लाठी अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर ये सोचने की कोशिश करने लगी ये कौन है, और अगर पहचान की है तो ये चुड़ैल के रूप में भयानक विकराल चेहरे वाली क्यों है। ओह, यह बलसेरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा, नहीं नहीं, बलसेरा बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रमेश्वर काका अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उसमें उनकी बलसेरा बहन 12-14 साल की थी और उम्र में उनसे 3 से 4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोहदा करने में दोनों भाई बहन साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। इसी गड्ढे पर, इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे ओला पाती खेल रहे थे। बलसेरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली कूद कूद कर रही थी। नीचे शोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े के लड़कियों को कूदने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुचक समझे इससे पहले ही बलसेरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी। बलसेरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। सभी बच्चों को थकवा मार गया और जब तक बड़े लोग आकर बलसेरा बहन को उठाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रमेश्वर काका अभी यही सोच रहे थे कि तब तक मैं उन्हें उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल बलसेरा बहन की तरह। अब रमेश्वर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलसेरा बहन ही है। रमेश्वर काका यह भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलसेरा बहन को अंकवार में पकड़कर रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं थी। सुबह हो गई और वे अभी तक रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्होंने रमेश्वर काका के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में जाकर देखा तो रमेश्वर काका एक महिला के अंकवार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि यह वास्तव में बलसेरा ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गडड़ी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, दरअसल बलसेरा जब मरी थी वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था। अंतिम क्रिया नहीं किया गया था, उसकी आत्मा भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर रहे थे तभी रमेश्वर काका बलसेरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलसेरा गांव के लोगों को एक तरह देखकर फुट फुट कर रोने लगी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। रमेश्वर काका के अलावा किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलसेरा के पास जाए। बलसेरा अचानक बोल पड़ी, हाँ यही सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी ऊपर आज तक भटक रही हूँ, मेरी सूध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस गड्ढे पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस गड्ढे पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओला पाती खेले तो उसे किसी भूत का कोपभाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलसेरा बहन रोने लगी और रोते रोते बोल पड़ी, मुझे एक प्रोत ने ओला पाती खेलते समय धक्का दिया था। आगे बलसेरा ने जो कुछ बताया उसके लोगों के रोए खड़े हो गए। बलसेरा ने क्या क्या बताया इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का इंतज़ार करना होगा। आखिर वह प्रेत कौन था जिसे बलसेरा को धक्का दिया? इन भूत प्रेतों की दुनिया कैसी है, ये सब जान के लिए हमारी अगली कहानी का इंतज़ार करें। आज की दूसरी कहानी है
वह भूतनी नहीं मेरे लिए भगवान थी। रमेश्वर काका जब यह भूतनी कहानी सुनाना शुरू किया तो हम मित्रों को पहले तो थोड़ा डर लगा, पर बाद में भूतों से हमदर्दी होने लगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भूतनी भयंकर भगवान बनकर सामने आ जाएगी और अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचा जाएगी। जी हाँ, यह कहानी ऐसी ही भूतनी की है जो मकरेड़ा से टिक्कर या जाने वाली छोटी लाइन पर घूमती रहती थी और लोगों के साथ जानवरों आदि की जान भी बचाया करती थी। बात बहुत पहले की है। एक बार रमेश्वर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मक्करहेड़ा के लिए रवाना हुए। मक्करहेड़ा पहुंचने में रात के 10 बज गए। मक्करहेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरहिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरहिया और मक्करहेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी, पर मक्करहेड़ा से टिकरहिया होकर आगे जाने वाली राव वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेश्वर काका क्या करे? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर गुजरने की सोची, पर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। अपना झोला झंडा उठाए और रेल की पटड़ी पकड़कर मक्करहेड़ा से टिकरहिया की ओर चल पड़े। टिकरहिया में स्टेशन से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में अपनी चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेश्वर काका निडर होकर तेजी से पटड़ी के किनारे किनारे आगे बढ़े जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेर पैदल ही पटड़ियों से होकर इधर उधर जाने की आदत थी। जैसे वे तेजी से ऐसे बढ़ रहे थे जैसे दिन में का प्रकाश हो। अभी रमेश्वर काका का लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे तभी पटड़ी के बीच एक बकरी मेमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पंगा बंधा था वह फहगा पटड़ी के बीच में फंस गया। पहले तो रमेश्वर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ आई कैसे? अगर कोई लेकर आया तो छोड़कर क्यों चला गया? खैर, रमेश्वर काका ने अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फन से पगे को निकालने की कोशिश शुरू की। इस पगा पर इस तरह से फंसा हुआ था कि निकालने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान इस लाइन से होकर एक मालगाड़ी एक गति से आगे बढ़ रही थी। रमेश्वर काका उस बकरी के पगे को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने आती हुई न मालगाड़ी की सूती और न ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेश्वर काका के करीब आ गई। अरे क्या! अब जाकर रमेश्वर काका को मालगाड़ी का आवाज़ और वो कूदकर पटड़ी पर से हटना चाहे, पर यह क्या! ज्यों कूदकर भागना चाहे त्यों ही उस बकरी ने विकराल रूप से पकड़ लिया। ऐसा लगा था कि बकरी के रूप में कोई देता है। अब रमेश्वर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेश्वर काका की धोती की मुंह में दबाकर पटड़ी को खींचने लगी। अब रमेश्वर काका एकदम से ऐसा ही हो गए और पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। वह अब मालगाड़ी और करीब आ गई थी। ऐसे लग रहा था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सिर पर खड़ी नजर आ रही थी और उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे। मैंने चाहते हुए भी पटड़ी की ओर खींचे जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेश्वर काका की समझ से परे था। अचानक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रमेश्वर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब और तो वहाँ का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया। रमेश्वर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर किशोरी के आ जाने से उन्हें राहत मिली। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेश्वर काका को धक्का दे दिया। अब रमेश्वर काका पटड़ी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह पटड़ी पर भी अभी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेश्वर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक वे केवल उन दोनों की लड़ाई गुजरती मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह बकरी और किशोरी उसी पटड़ी पर लड़ रहे थे जिस पर मालगाड़ी गुजर रही थी।
इन दोनों की इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहिए के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो रमेशर काका एकदम से पीले पड़े गए, पर उन्होंने उस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुने थे जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों जानवर आदि की जान बचाती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पग्गे को उसके गले में लपेट कर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह भयंकर आवाज़ में मेमी आई। लड़की को पता नहीं क्या हो सूझा कि उसने उसका पग्गा छोड़ दिया। पग्गा छोड़ते हुए बकरी मेमी आते हुए पता नहीं कहाँ गायब होगी। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका थूक टक लिए। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह पता था कि यह भूतनी उनका पूरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठ कर बैठ गए। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दी। अब रमेशर काका थोड़े सहज हो गए। लड़की ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। अब रमेशर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटड़ियों पर चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर अचानक रमेशर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकला कर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को सुनसान जगह पर क्यों घूम रही है? लड़की पहले तो सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका 5 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटड़ी के किनारे एक मढ़ी में रहती थी। मेरे माता पिता छोटा मोटा काम करके गुजारा करते थे और मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इसी बकरी का पैर पटड़ी में फंस गया। तभी इस ट्रेन आ गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में उस बकरी के साथ मैं भी भगवान के प्यारी हो गई। इतना कहने पर वह किशोरी फुट फुट कर रोने लगे। अब रमेशर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी और उन्होंने उस प्रेम से उस किशोरी पर हाथ रखा। किशोरी थोड़ी शांत हुई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेशर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाह रही थी? इस पर उस किशोरी ने कहा, दरअसल उस बकरी को लगा कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं, अपितु उसकी गलती से हुई थी। पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेशर काका उस किशोरी के साथ टिकरिया स्टेशन के पास पहुँच गए। किशोरी ने कहा कि काका अब आप चले जाइए, मैं आगे नहीं आ सकती। पर रमेशर काका ने, बेटी तू बहुत ही अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर चले, बेटी भी रह कर रहे। काका की इन बातों को सुनकर किशोरी थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेशर काका ने उसकी आत्मा की शांति का एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखी। शायद इसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। कैसी लगी ये कहानी? यदि आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।